Unit of force. You need a very small force to lift your notebook. However, you need to exert more force to lift your full school bag. हमें अलग अलग टाइम पे अलग अलग का अमाउंट का फोर्स रिक्वायर्ड होता है. जैसे अगर आपको आपकी कॉपी उठानी है तो उसके लिए कम फोर्स लगाना पड़ता है, लेकिन वहीं आपको एक आपका पूरा भरा हुआ स्कूल बैग अगर उठाना हो तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. But in these cases we cannot use terms a small force or a big force or a very big force. तो ऐसे केस में हम इन ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए जो फोर्स लग रहा है उसको हम ऐसे नहीं बता सकते कि थोड़ा फोर्स, बड़ा फोर्स या बहुत ज़्यादा फोर्स. इस तरह की टर्म्स हम यूज़ नहीं कर सकते हैं. तो इसके लिए हमको क्या होती है, कुछ यूनिट की ज़रूरत होती है जिससे हम इस छोटे या ज़्यादा फोर्स को डिफाइन कर सकें. द यूनिट कॉमनली यूज फॉर मेजरिंग फोर्स इज़ कॉल्ड किलोग्राम फोर्स. तो जनरली जो यूनिट इस्तेमाल होती है फोर्स को नापने के लिए वो क्या है, किलोग्राम फोर्स, kgf. इट इज़ अ फोर्स रिक्वायर्ड टू वर्टिकली लिफ्ट अ बॉडी हैविंग अ 1 kg. ये अगर मान लो एक 1 kg 1 किलो मास है इसका, इस ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए, लिफ्ट करने के लिए जितना फोर्स लगेगा वो कहलाएगा 1 किलोग्राम फोर्स. In other words, the force of gravity acting on 1 kg mass is 1 किलोग्राम फोर्स. तो मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी, अर्थ जो फोर्स लगा रही है वो कितना होगा, वो भी 1 किलोग्राम फोर्स होगा. However, for measuring smaller forces, the unit of gram force symbol GF. 1 gram force is the force required to lift a mass of 1 gram vertically. तो अगर छोटा फोर्स है, कोई छोटी स्मॉल फोर्स लग रहा है तो उसके लिए हम जो यूनिट लेते हैं वो क्या है, वो है ग्राम फोर्स. किलोग्राम का छोटा क्या होता है, ग्राम होता है. तो ग्राम फोर्स और इसका जो सिंबल होता है वो होता है GF. 1 ग्राम फोर्स क्या होता है, 1 ग्राम चीज़ को वर्टिकली ऊपर उठाने के लिए जितना फोर्स लगेगा वो 1 ग्राम फोर्स होता है. तो 1 kg मास कितना होता है, इक्वल्स टू 1000 ग्राम. तो 1 kg फोर्स इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम फोर्स. ओके, ये तो आपको केजी और ग्राम का रिलेशनशिप तो पता ही है. इन SI सिस्टम द यूनिट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड न्यूटन विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल N. SI सिस्टम जो है, जो वर्ल्ड वाइड यूज़ किया जाता है, उसके अंदर जो यूनिट है फोर्स की वो क्या है, न्यूटन. और न्यूटन का जो सिंबल होता है वो है कैपिटल N. इट हैज़ बीन फाउंड दैट 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन. 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम फोर्स किसके बराबर होता है, 10 न्यूटन के बराबर. एक्चुअली 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन. कितना एक्चुअल में तो कितना होता है, 9.8 न्यूटन, लेकिन कन्वीनियंस के हिसाब से हमें दिक्कत नहीं हो कैलकुलेशन में, इसलिए हम उसको क्या ले लेते हैं, 10 न्यूटन ले लेते हैं. Thus, if we have to lift a mass of 1 kg vertically, the force required in the international system of unit is 10 न्यूटन. तो अगर मान लो 1 kg 1 किलोग्राम कोई मास है, उसको उठाने के लिए जो फोर्स लगेगा तो वो SI सिस्टम के अंदर वो जो फोर्स होगा वो होगा 10 न्यूटन. 10 न्यूटन फोर्स इज नीडेड फॉर लिफ्टिंग मास इक्वल्स टू 1 kg और 10 न्यूटन फोर्स इज नीडेड फॉर लिफ्टिंग मास इक्वल्स टू 1000 ग्राम. मतलब 1 किलोग्राम के लिए कितना फोर्स चाहिएगा, 10 न्यूटन. 1 न्यूटन फोर्स इज नीडेड फॉर लिफ्टिंग मास इक्वल्स टू 100 ग्राम. 1 न्यूटन में कितना हो जाएगा, 100 ग्राम. जैसे यहाँ पे 10 न्यूटन में 1000 था, इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना बचेगा, 100 बचेगा. तो अपन न्यूटन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट 100 ग्राम ऑफ मास वर्टिकली इज कॉल्ड न्यूटन. इसकी डेफिनेशन को अंडरलाइन करोगे. न्यूटन क्या होता है, 100 ग्राम मास को वर्टिकली उठाने के लिए जो फोर्स लगाया जाएगा वो कहलाएगा एक न्यूटन. ओके, तो ऐसा यूनिट जो है फोर्स की वो है न्यूटन. नेक्स्ट है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स. अ फोर्स कैन बी लार्ज और स्मॉल. फोर्स जो है वो ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है. द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स रिप्रेजेंट्स हाउ लार्ज और हाउ स्मॉल इज़ अ फोर्स. जो मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का वो हमें बताता है कि फोर्स कितना कम या ज़्यादा है. द अमाउंट और द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड इट्स मैग्नीट्यूड. तो कितनी अमाउंट या कितनी बल शक्ति से वो फोर्स लगाया जा रहा है वो क्या कहलाता है, उसका मैग्नीट्यूड. इसको अंडरलाइन करोगे इस डेफिनेशन को यहाँ पर. द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज जनरली शोन बाय स्ट्रेट लाइन. मैग्नीट्यूड अपन कैसे दिखाते हैं, स्ट्रेट लाइन से दिखाते हैं. द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन शोज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स. जितनी लंबी स्ट्रेट लाइन बनाएंगे उतनी ही ज़्यादा वो उसकी स्ट्रॉन्गनेस दिखाएगी. It means the greater the length of the line, the more is its magnitude.
The direction of force is shown by placing an arrow head over the line pointing the direction in which force is acting as shown in figure 11.20a, b and c. देखो अब जैसे यहाँ पे ये पहला वाला डायग्राम देखो, यहाँ पे अपने को क्या बता रखा है, जैसे ये 0 न्यूटन था, ये 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया। जितनी लंबी लाइन जाएगी उतना क्या होगा, फोर्स ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा। और ये जो एरो लगा रखा है ना लास्ट में, ये एरो क्या बता रहा है, फोर्स का डायरेक्शन बता रहा है। जैसे ये अभी ईस्ट की तरफ है, आपको चारों डायरेक्शन तो पता ही है, ऊपर होता है नॉर्थ, इधर होता है साउथ, इधर होता है ईस्ट और इधर होता है वेस्ट। तो यहाँ पे फोर्स किधर लग रहा है, इधर की तरफ, ये ईस्ट डायरेक्शन है, तो यहाँ पर 40 न्यूटन फोर्स लग रहा है ईस्ट की तरफ। ओके, फिर ये बी वाला डायग्राम देखो, यहाँ पर जो फोर्स है वो कितना लग रहा है, 600 न्यूटन फोर्स लग रहा है, किस दिशा में लग रहा है, वेस्ट की तरफ। ठीक है, ये यहाँ पे उल्टा बना रखा है, इसको इस तरफ करना है, एरो इधर आएगा, है ना, वेस्ट इस तरफ होता है। फिर ये देखो नेक्स्ट वाला फिगर, यहाँ पर जो फोर्स है वो लग रहा है इधर की तरफ नीचे डायरेक्शन में। अब ये देखो इधर तो होता है ईस्ट और इधर नीचे की तरफ क्या होता है, साउथ, तो ये इन दोनों के बीच में लग रहा है, तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, साउथ ईस्ट। यहाँ पे 200 न्यूटन फोर्स लग रहा है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। तो फोर्स का जो डायरेक्शन है वो अपन उस एरो से बताते हैं, और फोर्स का मैग्नीट्यूड एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। जितनी ज़्यादा लंबी लाइन उतना ही ज़्यादा मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। Addition of forces. Suppose a boy trying to pull a cart by applying a force of 200 Newton is unable to move it. Now let's suppose another boy apply a force of 100 Newton along with the first boy in the same direction, जैसा हमें फिगर 11.21 में गिवन है। It will be seen that cart will first start moving, second cart will move fast. The reason is that the two forces applied in the same direction get added and produce a large resultant force, net force. The force will be 200 plus 100 equals to 300 Newton. So resultant force will be 300 Newton. देखो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ, एक बॉय है, ठीक है, ये जो बॉय है ये इस कार्ट को इस खींचने के लिए, इसको पुल करने के लिए 200 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, लेकिन फिर भी वो उसको मूव नहीं कर पा रहा है। अब दूसरा बॉय और आता है और वो इसको हेल्प करता है, सेम डायरेक्शन में वो 100 न्यूटन का फोर्स लगाता है। तो क्या होगा, हम क्या देखेंगे कि थोड़ी देर में वो जो कार्ट है वो मूव करना स्टार्ट हो जाएगी और इवन और ज़्यादा तेज़ मूव करने लग जाएगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब दो फोर्स सेम डायरेक्शन में, ये भी इधर की तरफ ही खींच रहा है और ये भी इधर की तरफ ही खींच रहा है, अगर दो फोर्स सेम डायरेक्शन में लगते हैं तो वो ऐड हो जाते हैं, और जो टोटल फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स मीन्स जो टोटल नेट फोर्स लग रहा है वो इन दोनों का सम होगा। तो पहले बॉय ने 200 न्यूटन फोर्स लगाया था, सेकंड वाले ने 100 न्यूटन फोर्स लगाया था, तो जो टोटल रिजल्टेंट नेट फोर्स है वो कितना हो जाएगा, 300 न्यूटन। अब ये जो इस कार्ट को खींचने के लिए जो टोटल फोर्स लगाया जा रहा है वो है 300 न्यूटन, इसलिए ये जो कार्ट है वो मूव करना स्टार्ट कर जाती है। तो जब सेम डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो फोर्सेस जो है वो ऐड हो जाते हैं। ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। Next is cancellation and subtraction of forces. In the above example, suppose two boys pull the above cart with same force, that is 200 Newton, in the opposite direction as shown in the figure 11.22. It is observed that the cart will not move at all. Is it because the resultant force, net force, becomes zero as the forces being equal and opposite cancel each other? So resultant force is zero. देखो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, देखो एक कार्ट, एक ही कार्ट है ये। पहले क्या हो रहा था, दो बॉय उसको एक ही डायरेक्शन में खींच रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, ये वाला बॉय इसको इस डायरेक्शन में खींच रहा है 200 न्यूटन फोर्स के साथ, और ये वाला बॉय इसको इस डायरेक्शन में खींच रहा है 200 न्यूटन फोर्स के साथ। अब दोनों ही फोर्स तो बराबर लगा रहे हैं, लेकिन क्या है, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। अगर मान लो ये एक ही डायरेक्शन में खींच रहे होते हैं तो दोनों फोर्स मिला के कितना होता नेट फोर्स, 400 न्यूटन, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन अलग अलग है, तो जो रिजल्टेंट फोर्स है वो माइनस हो जाता है। तो 200 माइनस 200 जब करेंगे तो कितना बचेगा, 0। इसलिए ये जो कार्ट है ये मूव नहीं करेगी। इमेजिन अ कार्ट being pulled by two boys A and B such that A can apply a force of 300 Newton and B can apply a force of 200 Newton. The net force on the resultant force will be the difference of the two forces and will act in the direction of bigger force. Thus resultant force is 100 Newton and will act in the direction in which A is pulling. अब ये केस देखो, इसके अंदर ये कार्ट है, ये वाला बॉय जो है वो 300 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है
और ये 200 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं। जब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो हम क्या करते हैं, फोर्स को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर जो नेट फोर्स होगा, रिजल्टेंट फोर्स, वो होगा 300 माइनस 200 जो कि है 100 न्यूटन। और ये कार्ड जो है वो मूव कौन से डायरेक्शन में करेगी, जिधर फोर्स ज़्यादा है। अब ज़्यादा फोर्स इधर 300 न्यूटन वाले का है, इसीलिए ये कार्ड जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगी। फ्रॉम द अबाउ एग्जाम्पल द फॉलोइंग कॉन्क्लूजन कैन बी ड्रॉन। ये अभी अपन ने जो एग्जाम्पल पढ़े हैं, इससे हम क्या चीज़ पता चलती है, व्हेन टू फोर्सेज आर अप्लाइड ऑन द सेम बॉडी एट द सेम पॉइंट एंड इन सेम डायरेक्शन, द रिजल्टेंट फोर्स is equal to the sum of the forces acting separately. The direction of the resultant force will be the same as of each force. अगर दो फोर्सेस सेम बॉडी पर सेम टाइम पे अप्लाई किए जा रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट फोर्स में क्या होगा कि दोनों फोर्स जो है वो ऐड हो जाएंगे, है ना। और जो मूवमेंट होगा, जो मोशन होगा, वो कौन से डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है उधर ही। When two forces are applied at the same point but in opposite directions, the resultant force is equal to the difference of the forces acting separately. The direction of the resultant force will be the direction in which the larger force acts. अगर दो फोर्स सेम पॉइंट पर अप्लाई हो रहे हैं लेकिन डायरेक्शन जो है, उनकी जो दिशा है वो अलग अलग है, तो रिजल्टेंट फोर्स के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। और जो रिजल्टेंट फोर्स का हमें जो डायरेक्शन दिखेगा वो भी क्या होगा, जिस तरफ फोर्स ज़्यादा लग रहा है ना, जिस डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स अप्लाई हो रहा है उधर की तरफ ही रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करेगा। सो दैट्स ऑल अबाउट प्रेशर। नाउ वी आर दैट्स ऑल अबाउट फोर्स। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, दबाव। देयर आर मैनी फिजिकल सिचुएशंस व्हेन प्रेशर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटिटी। ऐसी बहुत सारी कंडीशंस होती है जिसके अंदर प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इफ़ यू आर पीलिंग एन एप्पल देन प्रेशर इज़ द की क्वांटिटी। अगर मान लो आप एप्पल का छिलका उतार रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। इफ़ द नाइफ इज़ शार्प देन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज स्मॉल एंड यू कैन पील विथ लेस फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ब्लेड। अगर मान लो जो चाकू है, आप एप्पल छील रहे हो और आपका जो चाकू है वो तीखा है, शार्प है, तो जो एरिया ऑफ कांटेक्ट होगा एप्पल और नाइफ के बीच में वो छोटा होगा, तो हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा उसको पील करने के लिए। इफ़ यू गेट एन इंजेक्शन देन प्रेशर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटिटी इन गेटिंग द नीडल थ्रू योर स्किन। It is better to have a sharp needle than a dull one, since the smaller area of contact implies that less force is required to push the needle through the skin. अगर मान लो इंजेक्शन लगा रहे हैं तो इंजेक्शन लगाने के लिए प्रेशर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर हमारी बॉडी के अंदर, स्किन के अंदर जो नीडल डाली जाएगी उसको इंसर्ट करने के लिए प्रेशर ही लगाना पड़ेगा। तो अगर नीडल शार्प है तो एरिया जो है स्मॉल एरिया होगा कांटेक्ट का, जिससे कि फोर्स जो है वो कम लगेगा नीडल को हमारी स्किन के अंदर पुश करने के लिए। लिक्विड्स एंड गैसेस आल्सो एक्सर्ट प्रेशर। सॉलिड चीज़ें तो प्रेशर लगाती ही है, इसके अलावा लिक्विड और गैसेस भी प्रेशर लगाते हैं। बिफोर वी आंसर व्हाट प्रेशर एक्चुअली इज़, लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब एक्चुअल में प्रेशर है क्या, उसको समझने से पहले हम क्या करेंगे, एक एक्टिविटी पढ़ेंगे। यहाँ पर देखो हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है इस एक्टिविटी के लिए। एक कोन है, ये कोन दिख रहा है आपको, इसकी 12 सेंटीमीटर हाइट है। ये इस तरह से बना हुआ है कि इसका जो ब्रॉड एंड है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर। ये जो वाला जो एरिया है वो 5 सेंटीमीटर या इससे ज़्यादा हो, और जो छोटा वाला नीचे वाला स्मॉलर एंड है वो 1 सेंटीमीटर या इससे कम हो। हमें बहुत सारी गीली मिट्टी चाहिए और 1 किलो वेट या फिर ईंट चाहिए। अब हम क्या करेंगे, जो वेट सैंड है, गीली मिट्टी जो है उसको ज़मीन पर डाल देंगे, और उसके बाद ये जो मिट्टी हमने डाली वो लगभग 3 सेंटीमीटर थिकनेस की होनी चाहिए। उसके बाद हम जो एक कॉनिकल सिलेंडर है इसको सैंड के ऊपर रखेंगे, इस तरह से रखेंगे कि जिसको इसका ब्रॉड एंड है, जो चौड़े वाला हिस्सा है इसका, वो मिट्टी के ऊपर हो। उसके बाद हम इसके ऊपर 1 किलो की जो वेट है या जो ईंट है वो हम रख देंगे, जो नैरो एंड है उसके ऊपर ये रख देंगे। अब अपन क्या करेंगे, इस कोन को हटा देंगे और डिप्रेशन फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पे कितना ये गड्ढा बन जाता है। सेम यही चीज़ वापस हम करेंगे, इसको उल्टा रखकर
तो जब उल्टा रख कर करेंगे तो क्या देखेंगे कि ये ज़्यादा गहराई तक मिट्टी के अंदर जाता है। तो डिप्रेशन जो है वो नैरो एंड के अंदर कितना होगा, ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द ब्रॉड एंड। हमने सेम फोर्स अप्लाई किया था दोनों ही केसेस में जो फोर्स था वो सेम था। हमने 1 kg की ईंट रखी थी और उसी से वो फोर्स लगाया था, लेकिन जो फोर्स का इफेक्ट है वो यहाँ पर डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन एरियाज ऑफ क्रॉस सेक्शन इन द 2 केसेस, दिस इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन अ गिवन एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। यहाँ पे हमारा जो फोर्स का इफेक्ट था वो दोनों केसेस में अलग अलग था। एक बार जो है ज़्यादा एरिया था, एक बार कम था। ये जो इफेक्ट था फोर्स का, ये क्या कहलाता है? प्रेशर कहलाता है। From the above activity, it is clear that the less the area of cross section, the more is the pressure and vice versa. Now we can define pressure in mathematical terms. इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है कि जो जितना ज़्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो कम होगा, उतना ही ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा, या फिर जितना कम प्रेशर होगा उतना ही ज़्यादा एरिया होगा। तो इनका जो रिलेशनशिप होता है वो उल्टा चलता है। एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ घटती है, और दूसरी चीज़ अगर घटती है तो पहली चीज़ बढ़ती है। तो अब हम मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग प्रेशर को डिफाइन करेंगे। द थ्रस्ट, कंप्रेसिव फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? द थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। जो प्रेशर फोर्स लगता है नीचे की तरफ, परपेंडिकुलरली मीन्स इस तरह से नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगा एक पर यूनिट एरिया मीन्स एक यूनिट एरिया पर, वो कहलाता है प्रेशर। इफ़ P इज़ द कंप्रेसिव फोर्स थर्स्ट एक्टिंग ऑन एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, द प्रेशर इज गिवन बाय P। प्रेशर को हम किससे लिखते हैं? कैपिटल P से। फोर्स को हम लिखेंगे, जो कंप्रेसिव फोर्स जो चीज़ को कंप्रेस कर रहा है प्रेशर लगा के, उसको हम लिखते हैं F, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा A। From the above formula, following conclusion can be made about pressure. The lesser the area of contact of a given body, the more is the pressure exerted by it. The more the area of contact of the given body, the lesser the pressure it will exert. The more the force acting on a body, the more pressure it will exert and vice versa. देखो यहाँ पे इस फॉर्मूला से हमें ये चीज़ पता चल रही है कि जितना कम एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट होगा प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा, या फिर जितना ज़्यादा हम फोर्स लगाएंगे प्रेशर भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये जो दोनों रिलेशनशिप है वो हमें ध्यान रखना है कि प्रेशर जो है वो किस पे डिपेंड करता है। एक तो कितना फोर्स लग रहा है और कितना एरिया है। एरिया यहाँ पे नीचे आता है, मतलब इससे जो है वो उल्टा रिलेशनशिप है। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो एरिया कम हो जाएगा, और एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। फोर्स के साथ इसका जो रिलेशनशिप होता है वो सीधा रिलेशनशिप होता है। फोर्स बढ़ता है तो प्रेशर भी बढ़ता है, और प्रेशर कम होगा तो फोर्स भी कम होगा। ओके, तो इन फोर्स और प्रेशर के बीच में यही रिलेशनशिप है। फोर्स डिपेंड ऑन प्रेशर डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के अंदर इसका जो रिलेशनशिप है वो उल्टा होता है। जितना ज़्यादा एरिया उतना कम प्रेशर।